on logic, not just memory, because smart practice is a key to smart success. जहाँ सिर्फ सवाल नहीं होते, आपके सिलेक्शन का सीधा कनेक्शन होता है। बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक न्यूक्लिक एसिड पार्ट 2। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 MCQs की, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द रो फैक्टर्स इन्वॉल्व, ब्लैक ऑपरेंट का जब कॉन्सेप्ट होता है तो कौन सा इसमें से प्रोटीन प्रेजेंट होता है। डीएनए लाइगेज आपका एक एंजाइम है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीएनए के रेगुलेशन में, और खासकर ये रिपेयरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। कोई फ्रेगमेंट्स अगर वहाँ से टूट गए हैं, उस कंडीशन में उन डीएनए को रिपेयर करने का ये काम करता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ओपन एमसीक्यूज पर टेक्सो एकेडमी में, जहां सिर्फ सवाल नहीं होते, आपके सिलेक्शन का सीधा कनेक्शन होता है। सो बी रेडी, फोकस ऑन लॉजिक, नॉट जस्ट मेमोरी, बिकॉज स्मार्ट प्रैक्टिस इज अ की टू स्मार्ट सक्सेस। चलिए तो बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक न्यूक्लिक एसिड पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 MCQs की, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना देरी करे शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द बायोसिंथेसिस ऑफ cDNA, cDNA की जो आपकी सिंथेसिस हो रही है, बायोसिंथेसिस हो रही है, उसकी जो जॉइनिंग होती है एंजाइम लाइगेज से, उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। सो ऑप्शन है आपके GTP, ATP, CTP या UTP। सो जब बायोसिंथेसिस हो रही है आपकी डीएनए की, उसमें लाइगेज एंजाइम की ज़रूरत होती है किसी भी कंपाउंड को, हमें किसी भी दो लिगेंड को हमें जोड़ने के लिए, आपस में दो स्ट्रैंड को जोड़ने के लिए। तो इसमें से कौन सी चीज़ की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, कौन से एंजाइम की? तो GTP की ज़रूरत है, ATP की ज़रूरत है, CTP की ज़रूरत है या UTP की ज़रूरत है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब CDNA की यहाँ पे सिंथेसिस हो रही होती है, तब डीएनए एंजाइम को, यहाँ पे जो लाइगेज एंजाइम है, उसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की ज़रूरत होती है एज अ कोफैक्टर। ATP आपका हाइड्रोलाइज किया जाता है AMP में, और डाइफॉस्फेट में जब ये रिएक्शन हो रही होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ पे ATP की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज अ डीएनए स्ट्रैंड, जो यहाँ पर आपके डीएनए दूसरे स्ट्रैंड के साथ आपस में जुड़ने का काम करता है। लाइगेज एक तरीके से क्या है, फेविकॉल जैसा होता है, दो स्ट्रैंड को जोड़ने का काम करता है। सो डीएनए लाइगेज को ATP की ज़रूरत होती है, जो यहाँ पे फॉस्फेट आयन को यहाँ पे रिलीज करती है, और AMP मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देती है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देती है, दो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से रिलीज कर देती है। तो डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पर आपका बन जाता है, जो कि आपका न्यू डीएनए बॉन्ड बनता है। ठीक है। सो जब भी यहाँ पर आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन, जब आपका डीएनए लाइगेज रिएक्शन हो रही होती है, उस टाइम पर यहाँ पर आपका ATP की ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रो फैक्टर्स इज इन्वॉल्व। तो रो फैक्टर किस चीज़ में इन्वॉल्व रहता है? तो इंक्रीज द रेट ऑफ RNA सिंथेसिस, टू बाइंडिंग कैटाबोलाइट प्रिप्रेसर टू द प्रोमोटर रीजन, इन प्रॉपर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, टू अलाउ प्रॉपर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्टेज। तो क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है? रो फैक्टर में क्या चीज़ इन्वॉल्व रहती है कि रेट ऑफ RNA सिंथेसिस की इन्वॉल्वमेंट रहती है, कैटाबोलाइट रिप्रेसर की ज़रूरत होती है, टर्मिनेशन करता है ट्रांसक्रिप्शन का, या फिर ये प्रॉपर इनिशिएशन करता है, स्टार्ट करना। इनिशिएशन का मतलब स्टार्ट करना, टर्मिनेशन का मतलब टर्मिनेट कर देना। सो क्या ऑप्शन हो सकते हैं करेक्ट रो फैक्टर की? जब रो फैक्टर की बात हो तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकता है आपके न्यूक्लिक एसिड में? तो रो फैक्टर इन्वॉल्व करता है आपके प्रॉपर टर्मिनेशन में। जब ट्रांसक्रिप्शन का यहाँ पर प्रॉपर टर्मिनेशन हो रहा होता है, उस कंडीशन में आपके रो फैक्टर की इन्वॉल्वमेंट रहती है। प्रोटीन होता है एक तरीके का जो टर्मिनेशन करता है ट्रांसक्रिप्शन का। प्रोकैरियोट्स में स्पेशली रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन रहता है ये आपका। मॉलिक्यूलर मोटर, जो कि आपकी RNA से बाइंडिंग होती है, और ये डिस्ट्रप्शन करता है ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स के साथ जब ये एनकाउंटर यहाँ पर होता है। ये आपका दो मैकेनिज्म में से एक अच्छा मैकेनिज्म है जो प्रोकैरियोट्स में यूज़ किया जाता है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन करने के लिए। प्रोटीन है जो हेलिकेज एक्टिविटी यहाँ पर करता है, न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड को ये अनवाइंड करने का काम करता है। ठीक है, और ये आपके इस डायरेक्शन में था, 5 to 3 डायरेक्शन में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलोंगेशन ऑफ अ पेप्टाइड चेंज इन्वॉल्व ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जब भी यहाँ पर आपका इलोंगेशन हो जाता है, किसी चीज़ का बढ़ना, इलोंगेशन कहलाता है। जब पेप्टाइड चेन इलोंगेटेड हो रहा होता है, तो उसमें से किस किस चीज़ की इन्वॉल्व होती है? सारी चीज़ की होती है, बस एक चीज़ यहाँ पर एक्सेप्शन केस रहती है। ऑप्शन है आपके mRNA, GTP, फॉर्मेलमेट tRNA या TS या G फैक्टर्स। तो सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं एक्सेप्ट वन,
सो द करेक्ट ऑप्शन इज फॉर्माइलमेट टीआरएनए। यस, तो फॉर्माइलमेट टीआरएनए स्पेसिफिकली आपके इनिशिएशन में इस्तेमाल होता है, ना कि आपके इलॉन्गेशन में। तो जब इनिशिएशन होता है आपके ट्रांसलेशन का, तो तब यहाँ पर आपका फॉर्माइलमेट टीआरएनए इन्वॉल्व रहता है। तो जब इलॉन्गेशन के दौरान जो आपका अमाइनो एसिड का एडिशन होता है, उसमें आपके अलग अलग फैक्टर्स डिपेंड रहते हैं, अमाइनो एसिड वहाँ पर जाकर जुड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द लैक ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन। इसमें से बताना है लैक ऑपेरॉन का जब कॉन्सेप्ट होता है तो कौन सा इसमें से प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ऑपरेटर, रिप्रेसर, इंड्यूसर या वेक्टर। करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। लैक ऑपरेंट कॉन्सेप्ट में आपका कौन सा प्रोटीन है, ऑपरेटर प्रोटीन है, रिप्रेसर प्रोटीन है, इंड्यूसर प्रोटीन है या वेक्टर प्रोटीन है। करेक्ट ऑप्शन है रिप्रेसर। यस, रिप्रेसर इज अ प्रोटीन जो बाइंड करता है ऑपरेटर के साथ और आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्राइब करने से रोकता है लैक ऑपरेंट का जो भी कॉन्सेप्ट होता है। तो लैक ऑपरेंट आपका एक जेनेटिक सिस्टम होता है बैक्टीरिया में, जहाँ पर आपके जीन कोड्स का रेगुलेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज टू। तो नॉर्मल फंक्शन है आपके रेस्ट्रिक्शन करना एंडोन्यूक्लियस का, वो क्या है, एक्साइज करता है इंट्रॉन्स का एचआरएनए से जो हेट्रोजीनस एरएनए होता है, पॉलीमराइज करता है न्यूक्लियोसाइड्स का आरएनए से, रिमूव करता है प्राइमर का ओकाजाकी फ्रेगमेंट से, या बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है फॉरेन डीएनए से। तो जो एंडोन्यूक्लियस है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसका काम क्या है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को फॉरेन डीएनए से। नॉर्मल फंक्शन तो यही है कि वो बैक्टीरिया जो भी फॉरेन बैक्टीरिया है, फॉरेन डीएनए है, उसको बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये एक तरीके का एंजाइम है जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, डीएनए को क्लीव करने का काम करता है सीक्वेंस में। ये जो सीक्वेंस होते हैं ये आपके डीएनए में देखने को मिलते हैं इनवेड वायरस और प्लाज्मिड में। फॉरेन डीएनए को कट करने के बाद बैक्टीरिया न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से फॉरेन डीएनए से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओकाज़की फ्रैगमेंट आर स्मॉल बिट्स ऑफ। ओकाज़की फ्रैगमेंट्स होते हैं जो देखने को मिलते हैं, किसके फ्रैगमेंट्स, स्मॉल बिट्स किसके होते हैं, डीएनए के, आरएनए के, डीएनए विद आरएनए हेड्स के, या आरएनए विद डीएनए हेड्स के। सो ओकाज़की फ्रैगमेंट्स किसके स्मॉल बिट्स होते हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन है डीएनए विद आरएनए हेड्स। तो ये आपके शॉर्ट न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट होते हैं जो लैगिंग स्टेट्स में देखने को मिलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान। ठीक है, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उस कंडीशन में यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा टूट जाता है, ठीक है, सिंथेसाइज होने के बाद। तो ये फ्रैगमेंट इनिशियली खुद ही सिंथेसाइज होना स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट एंड पर, तो ये दोबारा से यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं और रिप्लेस हो जाते हैं डीएनए से। तो इसलिए हम इसको डीएनए विद आरएनए हेड्स हम लोग इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज द एंजाइम डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज का काम क्या, अभी मैंने बताया था, इंट्रोड्यूस सुपर हेलिकल ट्विस्ट, connects the end of 2 DNA chain, unwinds the double helix, synthesis RNA primers। तो ये सुपर हेलिकल ट्विस्ट नहीं बनाता, अनवाइंड्स नहीं करता, सिंथेसाइज नहीं करता। यस, करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, दैट इज कनेक्ट द एंड ऑफ 2 DNA चेन। 2 चेन होती हैं, उन दोनों के एंड को ये कनेक्ट करने का काम करता है। 2 चीज़ अगर 2 स्ट्रैंड वहाँ पर टूट गए हैं तो वहाँ पर ये एक दूसरे को बाइंड करने का काम करते हैं। सो कनेक्ट करता है एंड का, तो एंजाइम लाइगेज कनेक्ट करता है 2 चेन को। डीएनए लाइगेज आपका एक एंजाइम है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीएनए के रेप्लिकेशंस में, और खासकर ये रिपेयरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। कोई फ्रैगमेंट्स अगर वहाँ से टूट गए हैं उस कंडीशन में उन डीएनए को रिपेयर करने का ये काम करता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है उन दोनों के बीच में और वहाँ पर आपका उन दोनों को टुगेदर करता है, मतलब कि ग्लिंक करता है। डीएनए का रेप्लिकेशन जब हो रहा होता है, शॉक फ्रैगमेंट जिसको हम लोग ओकाज़की फ्रैगमेंट कहते हैं, वो वहाँ से हट जाता है, उसका हम उसे रिमूव कर देते हैं, देन वो अपने आप को रेप्लिकेट करने का इस्तेमाल करता है, जिसको मैंने बताया था डीएनए विद आरएनए हेड्स। ठीक है, वो अलग है। तो यहाँ पर जो लाइगेज है, एंजाइम है, वो कनेक्ट करता है 2 स्ट्रैंड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरेसिल एंड राइबोसोम फॉर्म। तो यूरेसिल और राइबोसोम मिलकर क्या बनाते हैं, यूरिडिन बनाते हैं, साइटिडिन बनाते हैं, गुआनोसिन बनाते हैं या एडेनोसिन बनाते हैं। करेक्ट ऑप्शन लिख लेते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज यूरिडिन। तो यूरेसिल और राइबोसिन आपका यूरिडिन का फॉर्मेशन करता है, वो भी आपका न्यूक्लियोसाइड यूरिडिन। ये कब होता है, क्योंकि यूरेसिल आपका एक नाइट्रोजिनस बेस है, आरएनए में प्रेजेंट होता है, राइबोस शुगर के साथ जाकर बाइंड होता है और फर्दर ये आपका यूरिडिन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है, जो कि आरएनए को ब्लॉक करने का काम करता है। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, एचएनआरएनए, जो फर्दर आपका एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मोर देन 10 टू द पावर 7, दिस इज 10 टू द पावर 7, 10 टू द 5 टू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 5, या फिर लेस देन 10 टू द पावर 4। करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। जो हेट्रोजीनस है, मैंने बताया था बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है वो,
तो HNR जो है HNR उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो मोर देन 10⁻⁷ रहता है, ठीक है। तो ये लार्ज होता है प्रिकर्सर, mRNA मॉलिक्यूल्स का फर्दर फॉर्मेशन करता है यूकैरियोटिक सेल्स में। प्राइमरी ये ट्रांसक्रिप्ट होता है RNA पॉलीमरेज सेकेंड के थ्रू, स्पेसिंग होता है, फिर कैपिंग होता है, पॉलीमराइजेशन होता है। ये बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, जीन ट्रांसक्रिप्टेशन करने का काम करता है। 10⁷ डाल्टन से ज़्यादा इसका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन इज इन न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फेट इज अटैच्ड टू शुगर बाई। तो जब भी हम लोग न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो जो फॉस्फेट है वो शुगर से अटैच रहता है, किस बॉन्ड के साथ? सॉल्ट बॉन्ड के साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, एस्टर बॉन्ड के साथ या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ। बहुत इजी क्वेश्चन है। जब भी हम लोग न्यूक्लियोटाइड पढ़ते हैं तो कोई ना कोई बॉन्ड उन दोनों के बीच में फॉर्म होता है। तो जो वो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसका नाम क्या है? यस, करेक्ट ऑप्शन इज एस्टर बॉन्ड, जिसको हम लोग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। एस्टर बॉन्ड, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है शुगर के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ। फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर आपका 5th कार्बन के साथ, शुगर की 5th कार्बन के साथ यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और बिल्कुल सेम फॉस्फेट के साथ होता है। दैट्स वाई ये 3rd कार्बन के साथ ये अटैच रहता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका शुगर मॉलिक्यूल फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच रहता है एस्टर बॉन्ड के साथ या फिर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ। थैंक यू सो मच। आई होप सो आप सभी को न्यूक्लिक एसिड का काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कवर करे हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं ओपन MCQs को। अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल पेज टोटेक्सो अकेडमी को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। सारे सोशल मीडियाज़ पर आप इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, जैसे कि इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, यहाँ पर हर जगह आप इसको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।